हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशोलॉजी के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है गोत्र क्या है, जनजातीय जीवन में गोत्र के कार्य बताइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं गोत्र की परिभाषा क्या है। तो गोत्र की व्याख्या करते हुए फॉक्स ने लिखा है कि यह वह एक पक्षीय वंश समूह है जिसे कोई नाम दिया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है एक पक्षीय वंश समूह है जिसे कोई भी नाम दे दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि गोत्र व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक पूर्वज से सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जो मतलब है एक पक्षीय वंश समूह का जो भी तात्पर्य है या मतलब है वह मतलब ऐसा है कि गोत्र व्यक्ति जो भी होते हैं वो एक ही पूर्वज से जो है सामान्य उत्पत्ति का दावा करते हैं। यानी कि उनका मानना है कि उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक पूर्वज से हुई है, और एक पूर्वज से हुई उत्पत्तियों को मानने वाले जो है एक गोत्र में रहते हैं, यानी कि एक क्लैन में रहते हैं। यहाँ पे क्लैन जो है इंग्लिश शब्द है, लेकिन यहाँ पे गोत्र को जो है इंग्लिश का हिंदी जो अनुवाद है वो गोत्र है। यह समूह अपने सदस्यों की भर्ती या तो पुरुष अथवा स्त्री सदस्यों से करता है, परंतु दोनों से नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह समूह जो होता है वो अपने सदस्यों की भर्ती पुरुष अथवा स्त्री सदस्यों से करता है, परंतु दोनों से नहीं करता। तो यहाँ पे जो भी एक पूर्वज से सामान्यतः उत्पत्ति का दावा करते हैं, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री, वो अलग अलग जो है क्लैन बनाते हैं, यानी कि अपना गोत्र बनाते हैं। तो गोत्र में जो है पुरुष ही हो सकते हैं, वो अब एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति को मानते हैं, और स्त्रियां हो सकती हैं जो एक ही स्त्री से जो है अपनी उत्पत्ति को मानती हैं। तो यहाँ पे गोत्र की परिभाषा ये थी। अब चलिए देखते हैं गोत्र के कार्य क्या होते हैं। आदिम जनजातियों में गोत्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन है। इसके द्वारा अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्य किए जाते हैं। हम यहाँ उनका उल्लेख करेंगे। यहाँ पे जो है गोत्र के कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है। तो पहला कार्य जो है वो है पारस्परिक सहायता और सुरक्षा। एक गोत्र के सभी सदस्य अपने आप को एक ही पूर्वज की संतान और रक्त संबंधी मानते हैं, अतः कठिनाई के समय वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। बीमारी के समय भी गोत्र के सदस्यों की सहायता की जाती है या ली जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पारस्परिक सहायता और सुरक्षा, यानी कि जब भी गोत्र के जो लोग होते हैं वो अपने आप को रक्त संबंधी मानते हैं, यानी कि वो अपने आप को भाई बहन मानते हैं, और कठिनाई के समय में जो है वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। बीमारी के समय भी जो है गोत्र के सदस्य जो है आपस में सहायता करते हैं, यानी कि जो बीमार होता है उसके जो है गोत्र के बाकी सदस्य सहायता करते हैं, या फिर कोई कठिनाई में है उसकी भी सहायता बाकी के गोत्र के सदस्य करते हैं। अगला चलिए देखते हैं। अगला है गोत्र के सदस्यों पर नियंत्रण। यदि गोत्र में कोई सदस्य अनुचित व्यवहार करता है तो उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य भी गोत्र ही करता है। यहाँ पे जो है गोत्र के सदस्यों पर नियंत्रण की बात की जा रही है कि अगर कोई भी गोत्र में सदस्य है वो अनुचित मार्ग पर है या अनुचित व्यवहार कर रहा है, तो उसको जो है सही मार्ग पर लाने के लिए, यानी कि सही रास्ते पर लाने के लिए उसके व्यवहार को सुधारने का कार्य भी जो है गोत्र के सदस्य ही करते हैं। अगला देखते हैं। अगला है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह के नियमों को गोत्र अपने सदस्यों पर लागू करता है। चूंकि एक गोत्र के सदस्य अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानते हैं, सभी सदस्य परस्पर भाई बहन समझे जाते हैं, अतः एक गोत्र बहिर्विवाही होता है। यानी कि एक जो गोत्र होता है उसमें लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं, उस गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। तो यहाँ पे जो है वही बहिर्विवाह भी जो है एक उनका कार्य होता है। अगला चलिए देखते हैं विधिक कार्य। जनजाति संगठनों में गोत्रों के नियमों का विस्तृत प्रसारण देखने को मिलता है। विभिन्न गोत्रों की विधियां ही मिलकर संपूर्ण जनजाति की विधियों का निर्माण करती हैं। यहाँ पे विधिक कार्य का यानी कि नियम और कानून जो होते हैं जनजातियों में, वहाँ पे जो है गोत्रों की जो है विधियाँ यानी नियम जो है मिलकर, नियम कानून जो है मिलकर संपूर्ण जनजाति की जो है नियम और कानून होते हैं। यानी कि सभी गोत्रों की जो भी नियम कानून होते हैं उनको मिलाकर जो है पूरी जनजाति का जो है एक नियम कानून तैयार किया जाता है। अगला देखते हैं शासन संबंधी। आदिवासियों में शासन कार्य को चलाने के लिए मुखिया होते हैं। अधिकांशतः यह मुखिया गोत्र की मुखिया लोग ही होते हैं, और यह शासन संचालन करने वाली परिषद में अपने अपने पुत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गोत्र की अपनी परिषद होती है जो कि गोत्र की समस्त कार्रवाई का संचालन करती है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गए हैं, उनको आपको समझना है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आदिवासी कार्य को जो है संचालन करने के लिए जो है मुखिया होते हैं, यानी कि उसको चलाने के लिए जो भी मुखिया होते हैं वो जो है आदिवासियों को जो है शासन करते हैं, और वहाँ पे जो है जो भी वो शासन संबंधी कार्य होते हैं वही करते हैं। यह मुखिया गोत्र की मुखिया लोग ही होते हैं, यानी कि यह गोत्र के एक मुखिया होते हैं जो कि उसका शासन संचालन करते हैं, वहाँ पे राज करते हैं और वहाँ पे नियम जो बनाते हैं। परिषद में अपने अपने पुत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे पुत्र नहीं गोत्र है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो भी परिषद बनाते हैं उनमें अपने अपने
परिषद का अपने अपने गोत्र का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त वो क्या करते हैं, प्रत्येक गोत्र की अपनी परिषद होती है, यानी कि प्रत्येक जो गोत्र होता है उसका अपना एक परिषद होता है और जो कि गोत्र की समस्त कार्रवाई का संचालन करती है। यानी कि एक परिषद होता है, उसमें एक मुखिया होता है जो प्रतिनिधित्व करता है और हर एक गोत्र का परिषद जो है समस्त कार्रवाई का जो है संचालक करता है। तो यहाँ पे जो है शासन संबंधी जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होती है। अगला देखिए, चलिए देखते हैं धर्म एवं धार्मिक क्रियाएं। प्रत्येक गोत्र का कोई ना कोई टोटम भी देखने को मिलता है। उस टोटम की पूजा और आराधना गोत्र के सभी सदस्यों द्वारा की जाती है। यानी कि कई गोत्र होते हैं, उनमें अलग अलग गोत्रों का अलग अलग टोटम होता है। टोटम जैसे आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो टोटम एक पक्षी, पशु या कुछ भी चीज़ हो सकता है जो कि लोग मानते हैं कि वह जो है उनसे जो है उसका संबंध है। तो यहाँ पे जो है टोटम की पूजा, यानी कि अगर टोटम मान लीजिए कोई बिल्ली है तो सभी गोत्र के लोग जो है उस बिल्ली की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे धर्म एवं धार्मिक क्रियाएं जो हैं गोत्र की यही हैं। अब अगला चलिए देखते हैं संपत्ति। कई समाजों में पुत्र के खेत, बागीचे या संपत्ति होती हैं। ऐसी दशा में गोत्र के प्रत्येक परिवार को गोत्र के प्रधान द्वारा कुछ भूमि उपयोग के लिए दे दी जाती है। परिवार इस भूमि पर स्वयं या दूसरों के द्वारा खेती करवा सकती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई समाजों में गोत्र के खेत, यहाँ पे पुत्र नहीं है, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो आप ध्यान दीजिएगा। कई समाजों में गोत्र के खेत, यानी कि जो भी गोत्र के खेत होते हैं, बागीचे या संपत्ति होते हैं, ऐसी दशा में गोत्र के प्रत्येक परिवार को जो है गोत्र के जो भी प्रधान होते हैं उनके द्वारा कुछ भूमि दे दी जाती है उपयोग करने के लिए। परिवार के लोग जो है इस भूमि पर खुद भी चाहें तो खेती कर सकते हैं और दूसरे से भी चाहें तो करवा सकते हैं। तो गोत्र के जो मुखिया होते हैं वो लोगों को ज़मीन भी देते हैं खेती करने के लिए। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि आदिम जनजातियों में गोत्र एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली संगठन है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मान सकते हैं हम, जो भी चीज़ें हम लोगों ने देख ली उपरोक्त, यानी कि ऊपर जो भी हम लोगों ने उनके कार्य देखे, उन कार्यों के आधार पर हम मान सकते हैं कि गोत्र एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली संगठन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा गोत्र की परिभाषा और गोत्र के कार्य क्या क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।